नमस्कार दोस्तों, YouTube की इस चैनल में मैं अक्सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज साइंस की दूसरी कड़ी लेकर आया हूं और ये जो है 64 से रिलेटेड क्वेश्चन है। 64th बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, वो सभी क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और दूसरा चीज़ मैं ये बता दूँ कि बीपीएससी पहली बार इस प्रकार का काम किया था कि 64वीं बीपीएससी का जो भी साइंस का क्वेश्चन था ऑलमोस्ट लगभग रिपीट कर दिया था 65 में। ये पहली बार ऐसा हुआ। रिपीट तो करती थी बट इस तरह का रिपीट नहीं करती थी। पहली बार इतनी बड़ी क्वेश्चन को जो है ना रिपीट किया गया था। ठीक, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक ना, तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो हम उस दिन के वीडियो में भी बताए थे कि पीएच मान 7 किसका होता है। तो हम बताए थे कि उदासीन विलयन, उस दिन जब विलयन के बारे में बता रहे थे कि विलयन 3 प्रकार के हम लोग जनरली पीएच स्केल पे पढ़ते हैं, 0 से 14। उस दिन भी बताए थे इसके बीच में क्या होता है, 7 होता है। ठीक ना, तो जो भी पीएच मान 7 को प्रदर्शित करेगा उसका मान क्या होगा, 7। जिसका भी पीएच मान 7 होगा वह जो है वो उदासीन विलयन को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही बताए थे कि शुद्ध पानी भी क्या होता है, उदासीन विलयन होता है। तो इस प्रकार देखिएगा। और दूसरा चीज़ हम ये बताए थे कि जो 7 से बिलो होता है वो अम्लीय होता है, जो 7 से ऊपर होती है 14 की तरफ बढ़ती है वो क्षारीय होती है, और जो 7 पर एग्जैक्ट रहता है वो मेरा क्या होता है, उदासीन विलयन होता है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इसका अगर कोई आंसर देखें तो शुद्ध पानी का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और उदासीन विलयन का भी मान क्या होता है, 7 होता है। तो इस प्रकार ये 2 आंसर मेरा सही हो गया। इसके लिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक ना, तो 64 का क्या होगा, ई नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 में कह रहा है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन कैसे हम लोग निकालेंगे। तो उस दिन हम बताए थे कि जब कोई एटम होती है तो एटम के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये बात बताए थे। और यही जो है ए बराबर क्या रिप्रेजेंट करता है, P+N को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा बात बताए थे कि जेड परमाणु संख्या को कहते हैं, और परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो है 7N14 लिखा हुआ है, इस तरह का बहुत सारा सिंबल देखते होंगे। और दूसरा चीज़ जैसे कि C6C12 रहता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे न्यूट्रॉन की संख्या निकाल पाएंगे। तो देखिए ये जो रहता है हमेशा ये क्या रहता है, परमाणु की संख्या रहती है, और ये क्या रहता है, द्रव्यमान संख्या रहता है। ठीक ना, ये परमाणु संख्या रहता है और ये क्या रहता है, द्रव्यमान संख्या रहता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जब ये परमाणु संख्या है तो ये Z बराबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, P बराबर क्या करेगा, E रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो Z बराबर P बराबर E रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब हुआ परमाणु संख्या भी 7 है, प्रोटॉन की संख्या भी 7 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 7 होगी। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया। और दूसरा 14 जो आपको क्या कर रहा है, द्रव्यमान की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द्रव्यमान की संख्या 14 जो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ क्या दिया है, ए दिया है। ए बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम लोग अच्छे तरह से समझते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, हम 2 एग्जाम्पल फिर से एक बार समझाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको बनाएंगे। तो जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए थे 7N14 दिए हैं। अब इसमें कहेगा कि नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है बताइए। तो इसका सिंपल तरीका है कि ये दोनों को आप घटा दीजिएगा तो क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। न्यूट्रॉन पूछा गया था, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो 14 में से 7 को घटा दीजिएगा तो यही मेरा क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये P बराबर आपका 7 रिप्रेजेंट करता है, और A बराबर कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 14 रिप्रेजेंट हो रहा है, और A बराबर हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, P+N होता है। और P+N, तो अब यहाँ पर 14 वैल्यू रखिए, P का मान 7 रखिए और N यहाँ पर रखिए। तो N जब निकालिएगा तो आपका 14 में से क्या होगा, 7 जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब इस तरह का सैम्बल में दिया रहे और इसमें न्यूट्रॉन, इधर रिसेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 66 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह का जो है सैम्बल के साथ लिख दिया था और उसमें पूछा था कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आप बताइए। तो ये दोनों को जब डायरेक्ट घटा देते हैं, ये दोनों को जब डायरेक्ट घटाते हैं तो आपको वह न्यूट्रॉन की संख्या रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे 6C14 है। ठीक ना, 6C14 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, तो ये दोनों को घटा दीजिए, डायरेक्ट न्यूट्रॉन की संख्या देगा। तो 14 - 6 कर दीजिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक ना। दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो है 92U235 है, ये यूरेनियम का हम लिए हैं। अब इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 235 में से आप क्या कर दीजिएगा, 92 को घटा दीजिएगा तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। ठीक ना। तो आप घटाइए, इसमें देखिए कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ 13 में से 9 जाएगा, 4 हो जाएगा, 143। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी,
143 होगी। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। तो देखिए ऑक्सीजन का जब देखिएगा तो ऑक्सीजन में देखिए क्या होता है 8O यहाँ पे 16 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है कितना है, तो 16 - 8 बराबर कितना है 8 है। क्लियर। नाइट्रोजन का जब निकालिएगा तभी तुरंत बताएं 7N14, इसमें जब निकालिएगा तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या है कितना 7 है। क्लियर। अब हाइड्रोजन का निकालते हैं तो हाइड्रोजन का सैम्पल क्या होता है 1H1 होता है, ठीक है। तो इसमें जब निकालिएगा तो N बराबर 1 - 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन किस में नहीं है, हाइड्रोजन में नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आपका सही होगा वह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंगस्ट्रम। देखिए एंगस्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक ना। एंगस्ट्रम क्या है, तो एंगस्ट्रम को सबसे पहले संकेत में हम लोग A डिग्री के तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एंगस्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10 कितना होता है 10 मीटर होता है। और ये लंबाई मापने की सबसे न्यूनतम स्टैंडर्ड यूनिट होती है। हालांकि इससे भी कम होता है, कहने का मतलब इससे कम आपको फेम्टो हो जाएगा, ठीक ना। मगर जो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो यूनिट जो आपका है वो क्या है, एंगस्ट्रम ही है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एंगस्ट्रम किसका यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग जो जॉन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। आवृत्ति का मात्रक पिछले वीडियो में बताए थे क्या होता है, हर्ट्ज होता है, एजेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 67 में। 67 में करा आवृत्ति की माप मापा जाता है। तो इसका मतलब आवृत्ति का आपको मात्रक पूछा जा रहा है। आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा ये क्या है, तो मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मीटर पर सेकेंड जो है वेग का भी मात्रक होता है। वेग का भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और इसमें वेग जो आपका सदिश राशि होता है, चाल आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। दूसरा हम लोग चलते हैं रेडियन। रेडियन के बारे में हम जानते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन देखिए ये आपका जो है समतल कोण का मात्रक होता है। रेडियन किसका होता है, समतल कोण का मात्रक होता है। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। और इसी तरह से एक ठोस कोण भी होता है। ठोस कोण का मात्रक जो होता है वह स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक ना। हालांकि आप साउंड पे ध्यान दीजिएगा, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक ना। आप इसे सुन के भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन इसका डी नंबर दिया है वाट, तो वाट तो आप लोग जान ही रहे कि वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, ठीक ना। ये पिछले भी वीडियो में बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68। कह रहा डीएनए का खोज किसने किया। तो डीएनए का खोज किसने किया, तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार बहुत बड़ी गलती की थी, ठीक ना। डीएनए का खोज जो है 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिक्सचर किया था। खोज मिक्सचर किए थे। और डबल हेलिक्स मॉडल जो है, डबल हेलिक्स मॉडल यह जो है वाटसन वाट एंड क्रिक दिए थे, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन तो फ्रेडरिक मिक्सचर का कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तब आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक ना। चलिए तो क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 69 नंबर में। तो देखिए जितने भी प्रकार के ग्लिसरीन होती है वो सभी का सभी क्या होता है, फैट होता है। क्या होता है, फैट। फैट मतलब क्या होता है, बासा होता है। क्लियर। तो कहने का मतलब ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, बासा। इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, बासा होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखने में आया था, एक बार पूछा गया था कि ओमेगा 3 में क्या पाया जाता है। तो ओमेगा 3 आप अगर सोयाबीन का पैकेट अगर घर में देखते हैं तो उस पर आप गौर नज़र डालिएगा, तो उसमें ओमेगा 3 का जिक्र होता है, ठीक ना। तो ओमेगा 3 क्या है, ये भी एक प्रकार का फैट ही है। क्लियर। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में उस दिन बताए थे। कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग क्या करते हैं, शर्करा भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और इसका सूत्र जो होता है C6H12 और O6 होता है, ठीक ना। और खनिज के बारे में आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी में जो प्राकृतिक रूप से संसाधन पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। और प्रोटीन के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन जो है 20 प्रकार के पाए जाते हैं। 10 प्रकार का जो है नेचुरल पाया जाता है शरीर में, और 10 प्रकार का हम लोग बाहर से क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं, ठीक ना। और प्रोटीन का यूनिट जो होता है पेप्टोन होता है, या एमिनो एसिड भी कर सकते हैं कि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का बना होता है या पेप्टोन का होता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 70 नंबर में। वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा कि इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ जो है ब्रेन के लिए होता है। किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है।
तो चलिए इसमें ब्रेन आपका कहाँ है, डी नंबर में, तो इसका आंसर ये मस्तिष्क हो जाएगा। इसके अलावा एक पूछा जाता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब पूछेगा तो इसका रिलेशन किससे होता है, हार्ट से होता है। हार्ट मतलब क्या, हृदय से होता है, ठीक ना, दिल से होता है, ठीक। और उस दिन भी हम बताए थे कि अकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, ठीक ना। और जब कोई आदमी पॉइजन से या कुछ खा के मरता है तो उसका जो बार बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पोस्टमार्टम में यही अकृत का ही क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है, ठीक। और इसके अलावा इसमें अब कुछ तो जानने लायक नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं 71 नंबर में। 71 नंबर क्या कह रहा है कि शरीर का ताप कर्म नियंत्रित करता है। तो देखिए आप 65 का अगर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी आंसर हम दिए थे हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करती है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 72 नंबर में। 72 नंबर क्या कह रहा है कि सही कथन को चुनिए। तो देखिए सही कथन को चुनने के संबंध में एक लाल प्रकाश का जिक्र हुआ है, एक बैगनी का जिक्र हुआ और उसके अलावा भी जिक्र हुआ है। तो लाल और बैगनी में रिलेशन क्या है वो पहले जान जाते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वह सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक ना, जो कि 7600 एंगस्ट्रम के बराबर होती है, ठीक। और बैगनी का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे कम होता है जो कि आपका 3800 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। इस तरह का देखिए क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछ चुकी है। अभी देखिए जैसे ये वेवलेंथ पे क्वेश्चन पूछा है, इसको घुमा फिरा के 2-3 तरह से पूछा जाता है, हम उसको आपको बता रहे हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले ये जान गए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। अब इस आधार पर हम अगर ऑप्शन को टच करें तो देखिए हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक ना। रिसेंट में जो है बीपीएससी तो हम कंफर्म नहीं है किस बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, हमको लगता है 60 से 62 के रिसेंट की क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा गया था कि दृश्य प्रकाश का रेंज होता है, जो हमारा विजुअल रे होता है उसका रेंज पूछा गया था कि रेंज क्या होता है। तो रेंज देखिए यही होता है, मतलब इसका रेंज जो होता है 3800 एंगस्ट्रम से लेके आपका 7600 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक ना। जिसमें 3800 जो है बैगनी का रिप्रेजेंटेशन करता है और 7800 किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, लाल का करता है। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो यही वेवलेंथ आपका क्या हो जाता है, अवरक्त का हो जाता है। मतलब एक ऐसी प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य लाल रंग से ज़्यादा हो तो उसे कौन सी प्रकाश कहते हैं, अवरक्त कहते हैं, क्लियर। और एक ऐसी तरंगदैर्घ्य जिसका वेवलेंथ जो है बैगनी से कम हो जाए तो उसको यूवी रे बोलते हैं, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, क्लियर। तो ये दो डेफिनेशन क्लियर हो गया। और अल्ट्रावायलेट रे के संबंध में तो आप जानते हैं बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि अल्ट्रावायलेट रे से हमें कौन सी बीमारी होती है। तो प्रायः जो है कैंसर बीमारी होती है। और अल्ट्रावायलेट रे को कौन सी परत रोकती है, तो ओजोन परत रोकती है जो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया था, नैनोमीटर करके आया था कि दृश्य प्रकाश का रेंज क्या होता है। तो सभी आदमी तो ये चीज़ जानते हैं कि 7800 एंगस्ट्रम से 3800 एंगस्ट्रम के बीच होते हैं, मगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके पूछा गया था। तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू आपका 10⁻⁹ मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। तब इसको जब नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा वो देखिए। तो कहने का मतलब है कि ये 7800 एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है, क्लियर। एक हम एग्जांपल करके ये 10⁻⁻10 होता है। तो इसको हमको 10 पे पावर किस में कन्वर्ट करना है, -9 में कन्वर्ट करना है। तो 10 पे पावर -9 कन्वर्ट करने का मतलब है कि 7800 गुना इसको 10 पे पावर -9 कर लीजिए। एक 10 को जब सेपरेट कीजिएगा तो वो 10 आपका नीचे आ जाएगा, 10 आप इसे काट दीजिए तो इसका मतलब हो गया कितना, 780। ये 10 पे पावर 9 है तो इसका मतलब हो गया नैनोमीटर। तो करने का मतलब नैनोमीटर में अगर रेंज बनेगा तो 780 नैनोमीटर से इधर भी आपका हो जाएगा कितना, 380 नैनोमीटर हो जाए। तो आप दोनों कंडीशन में याद रखिए, और अगर याद नहीं रहता तो कम से कम कन्वर्ट करने के लिए ज़रूर आप सीखें, ठीक ना। एक रेंज तो आपको एंगस्ट्रम में याद रखना है और एक रेंज आपको किस में याद रखना है, नैनोमीटर में रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 73। तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए बताया गया था और इसमें 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए बताया गया है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक। इसको हम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट
74 नंबर में कह रहा है क्या कि विद्युत शक्ति की इकाई होती है। तो विद्युत शक्ति मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया। पावर का वाट मात्रा क्या होता है, वाट होता है, ठीक ना। और वोल्ट उस दिन बताए थे किसका होता है, विभवांतर का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। उसके बाद कूलम किसका होता है, आवेश का होता है। और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। चारों का हम उस दिन बताए थे। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सी सदिश राशि है, तो सभी का सभी क्या है, अदिश राशि है, एक भी सदिश नहीं है। कहने का मतलब वोल्ट का मात्रक जो विभवांतर होता है वो भी अदिश है, वाट जो शक्ति का मात्रक है शक्ति भी अदिश है, कूलम जो आवेश का होता है आवेश भी अदिश राशि है, और एम्पियर जो विद्युत धारा का होता है वो भी मेरा क्या अदिश राशि है। तो चारों अदिश राशि को यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 75 नंबर कह रहा विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर की जब बात आती है तो आप यहाँ पे दो चीज़ को याद रखिए, विद्युत मोटर और जनरेटर, जिसको जनित्र बोलते हैं। जनित्र दोनों एक दूसरे का रिवर्स काम करता है, ठीक ना। विद्युत मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब आंतरिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। किसको, विद्युत ऊर्जा को। तो पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो विद्युत मोटर का ऊर्जा जो विद्युत मोटर का जो आंसर होगा वह विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, आंतरिक में। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, ये आंतरिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जनित्र वाला, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर अगर गांव देहात में देखें हैं तो उसमें आप देखिए कि क्या होता है, या शहर में भी देखें, सब जगह मिलने वाला चीज़ है ये, ठीक ना। तो जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर में आप लोग क्या करते हैं, डीजल डालते हैं। डीजल डालने के बाद उसको क्या करते हैं, चलाते हैं। तो चलाने के बाद क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्ट होती है, ठीक ना। ईसी प्रोडक्ट होता है किससे, डीजल से। तो डीजल जो यूज हुआ जनरेटर में वो आपका हो गया क्या, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, मतलब आंतरिक ऊर्जा हो गया। तो इसका मतलब हो गया जनरेटर जो है आंतरिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 76 नंबर। 76 का मानव शरीर में लगभग होता है। तो मानव शरीर में लगभग जो है 70% क्या होता है, पानी ही होता है, ठीक ना। चलिए, और उसके बाद अगर ब्लड की बात किया जाए कि मानव शरीर में ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड कम होता है, ठीक ना। और महिला में कितना होता है, तो महिला में, तो पुरुष में अगर 5 लीटर होगा तो महिला में 4.5 लीटर होगा। अगर पुरुष में 6 लीटर होगा तो महिला में 5.5 लीटर होता है, हाफ लीटर कम होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 77 नंबर में। करा कि विद्युत धारा को किससे मापी जाती है। अभी तुरंत उस दिन बताए थे कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है, ठीक ना। चूँकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। और एम्पियर में मीटर लगा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर लगा दीजिए तो क्या होगा, एमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एमीटर हो गया। अब इसमें और जानते हैं कि हम लोग इससे क्या मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर तो आपको बतेबे किए थे, वोल्ट मीटर से क्या होता है, तो वोल्ट मीटर से आपको क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, क्लियर। वोल्टा मीटर क्या है, तो वोल्टा मीटर जो है एक प्रकार का वही बैटरी का ईएमएफ नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक ना। और ये पोटेंशियोमीटर, तो ये भी जो है पोटेंशियोमीटर जो है ईएमएफ को नापता है। जैसे बैटरी उठी देखिएगा तो उस पर ईएमएफ लिखा रहता है 1.5, 1.6 इस तरह, जनरली 1.5 लिखा रहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक ना। तो पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, ईएमएफ मापा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 78 नंबर में। 78 क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस गैस मुख्य घटक हैं। तो आप देखिएगा 65 क्वेश्चन में हूबहू यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था। तो उस बार भी हम बताए थे कि इसका आंसर जो बीपीएससी के द्वारा जो है मुख्य घटक तो पूछा था। मुख्य घटक में जनरली आंसर जो है इसका CO2 होना चाहिए, मगर आयोग इस तरह का आंसर नहीं लिया। उसमें क्या माना कि CO2 भी होगा, मीथेन भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या लिया था, ई। तो यहाँ भी आंसर आपको क्या देना है, ई देना, ठीक। नेक्स्ट 79 नंबर में कह रहा कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस खोज के लिए मिला था। तो देखिए आइंस्टीन महोदय ने जो है 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए थे। कब किए थे, 1905 में। और इस खोज के लिए उसे वर्ष 1921 ईस्वी में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक ना। 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए थे, उसके लिए नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1921। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर का रहा क्या, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल इज नॉन एज। तो मतलब सेल का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उस दिन हम बोलने के क्रम में एक बात नहीं बताए थे, उसमें बताए थे कि किंगडम जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है प्लांट किंगडम होता है, एक प्लांट किंगडम होता है, एक एनिमल होता है। एनिमल में एनिमल भी आता है, उसके बाद हम लोग भी आते हैं, ठीक है ना, सब आता है। तो प्लांट किंगडम में जो है ऊर्जा जो बनती है वो आपको क्लोरोप्लास्ट में बनता है, जबकि एनिमल में जो एनर्जी बनती है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और इसमें एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं राइबोसोम के बारे में भी। राइबोसोम को जो है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, मतलब प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है इसे, ठीक। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन भी रिपीट किया, पिछले बीपीएससी में भी था ये। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो उस दिन हम बताए थे कि एड्स जो है वायरस के द्वारा होता है, और एड्स का उस दिन हम फुल फॉर्म भी बताए थे, ठीक ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक। और वायरस का खोज किसने किया था? इवानोविस्की किया था। और जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक किया था, ठीक ना। और पानी का जो है केमिकल फार्मूला जो होता है क्या होता है? H2O होता है। और ये क्या होती है? उदासीन विलयन होती है, ठीक। और इसका अगर वेट पूछा जाएगा तो इसका वेट कैसे निकालिएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 1 × 2 + 16 बराबर कितना होगा? मोलिकुलर वेट जो होगा पानी का कितना होगा? 18 होगा, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 82 नंबर। 82 नंबर में कह रहा है, देखिए अधूरा क्वेश्चन लिखा है, आर्द्रता लिखा गया, मगर ये आर्द्रता है, क्या है? ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी को किससे मापा जाए? तो ह्यूमिडिटी को जो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? डी। अब यहाँ हाइड्रोमीटर से क्या आता है? हाइड्रो में जैसे पढ़िएगा तो डी आता है, तो डी फॉर डेंसिटी हो जाएगा। तो हाइड्रो से क्या होगा? घनत्व मापा जाता है। किससे मापा जाता है? घनत्व को मापा जाता है, ठीक। और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से जो उच्च तापमान को मापा जाता है। जैसे सूरज की सतह का तापमान को अगर में मेजरमेंट करना है तो उसमें पायरोमीटर का ही यूज़ करेंगे। और पायरोमीटर किस सिद्धांत पे काम करती है? तो स्टीफेंसन लॉ पे काम करती है, ठीक ना। और स्टीफेंसन लॉ तो आप जानते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर क्या होता है? 4 होता है, ठीक। E जहाँ इमिशन एनर्जी होती है, T आपका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 83। करा कि दाब की इकाई क्या है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम पिछले वीडियो में आप लोग एक करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं गलती से बोल दिया था कि 1 पास्कल इक्वल टू जो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये नहीं होगा, 1 पास्कल को काट के 1 बार कर दीजिएगा, जो कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि दाब का इकाई क्या होता है। तो दाब का डेफिनेशन होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई यूनिट पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या करते हैं? दाब करते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसका हो जाएगा बल, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो एक चीज़ क्लियर हो गया। और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल कहा जाता है, 1 पास्कल कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। एक चीज़ और क्या है कि अभी जो हम बताए थे बार किसका यूनिट है? तो ये वायुमंडलीय दाब का यूनिट है, वायुमंडलीय दाब का यूनिट है, ठीक ना। इसके संबंध में और वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर का खोज किसने किया था? E टॉरिसेली किया था, E टॉरिसेली किया था, ठीक ना। आप साउंड पे ध्यान दीजिएगा, लिखने में हो सकता है कि लिखावट आपको समझ में नहीं आए, ठीक। तो बैरोमीटर का खोज किसने किया था? E टॉरिसेली किया था। अब बैरोमीटर के संबंध में होता है कि अगर बैरोमीटर में सडनली पारा अगर नीचे गिरता है तो क्या संभावना होती है? तो आंधी की संभावना होती है, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर अगर सडनली डाउन कर जाती है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगर बैरोमीटर में अगर मान लेते हैं कि अगर धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है पारा, तो उस समय जो है वह वर्षा आने की संभावना होती है। लेकिन बैरोमीटर में जैसे जैसे पारा ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की जाती है, क्लियर। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि आंधी क्यों आती है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा पृथ्वी है और ये मेरा रेंज जो है सी है, समुद्र है, ठीक ना। तो जब पृथ्वी में निम्न दाब का केंद्र बनता है, तो निम्न दाब का केंद्र मतलब क्या होता है कि निम्न दाब का केंद्र का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर से हवा का क्या हो जाना? पलायन कर जाना, गायब हो जाना, ठीक ना। तो जब निम्न दाब का केंद्र बनता है और समुद्र में जब उच्च दाब का केंद्र रहता है, उच्च दाब का केंद्र रहता है, तो हवा का रुख क्या होता है? समुद्र से पृथ्वी के केंद्र की ओर तरफ क्या होता है? बढ़ने लगती है। तो जैसे ये बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि मौसम ख़राब होता है, बरसात तूफान आंधी आने की संभावना बन जाती है। ठीक इसका विपरीत जब होती है, ठीक इसका विपरीत, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है और ये मेरा जो है रीजन समुद्र का है, ये मेरा क्या है? समुद्र का है। अब इधर अगर मान लेते हैं कि इसके केंद्र में उच्च दाब का केंद्र बन रहा है, ठीक ना, और समुद्र में
निम्न दाब का केंद्र बन रहा है, तो इस कंडीशन में हवा का रुख जो होता है पृथ्वी के केंद्र से समुद्र की ओर होने लगती है, पृथ्वी के केंद्र से समुद्र की ओर होने लगती है, जिसके कारण मौसम क्या होता है, साफ होता है। ठीक ना, तो इसको आप याद कीजिएगा, पूछा जाता है ये। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। तो अब इसमें 83 तक ही क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करा दिया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप डिस्कशन जो है अच्छा लगा होगा। और फिर हम लास्ट में एक बात बोलेंगे कि देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, मगर यूट्यूब पर पढ़े हुए पढ़ाई का तभी फ़ायदा मिलेगा जब किसी यूट्यूबर के द्वारा पढ़ाए गए स्टडी को आप कॉपी पर नोट करते हैं। अगर नोट नहीं करते, केवल सुनकर आप जो है उसे स्किप कर देते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। हम इस पे बहुत जल्द ही एक डिस्कशन वीडियो लाने वाले हैं कि यूट्यूब पे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या यूट्यूब जो है पढ़ने के लिए सार्थक प्लेटफॉर्म है या नहीं। तो यूट्यूब तो पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है कि आप जो चीज़ नहीं जानते वो चीज़ आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक ना, यही पढ़ाई के लिए जब पटना दिल्ली में जाइएगा तो 50,000 60,000 आपको वेस्ट करना होगा। ठीक ना, और आर्थिक हानि भी आपको सहनी पड़ती है। ठीक ना, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब पे जब भी आप किसी का लेक्चर सुने या मेरा सुने या किसी भी अदरवाइज का सुने, तो सबसे पहले बगल में पेन पेपर जरूर रखेंगे। जो डिस्कशन हो रही है उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रही है उसको जरूर नोट डाउन करते जाए। ठीक ना, आप भर दिन में अगर 10 वीडियो सुनते हैं तो ऐसा नहीं कि परीक्षा एग्ज़ाम अगर एक दिन में मान लेते हैं कि 10 वीडियो आप देखते हैं एज़ फॉर एग्जाम्पल, और आपकी परीक्षा में 3 महीने की समय है, तो 3 महीने का समय करने का मतलब 90 दिन हो गया। 90 दिन में आप 10 वीडियो को देखिएगा तो 900 वीडियो होगा, और एग्ज़ाम के टाइम में 10 दिन में अगर 900 वीडियो देखना चाहिएगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं और ना ही कर सकते हैं। ठीक नहीं, किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा। उस जगह हम भी रहेंगे तो हम भी 900 वीडियो को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो उसको ज़रूर आप अपने पेन पेपर कॉपी पे उसे पेन के सहारे नोट कर लें। ठीक ना, तो इससे क्या होगा कि आपका एक जो है बेहतर नोट्स भी तैयार होते चला जाएगा, और जब एग्ज़ाम की टाइम आएगी तो उसे कम समय में आप उसे क्या कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। आप लोग की उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप लोग जो है बड़े ही मेहनत से तैयारी करेंगे। धन्यवाद।